गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्यूड लॉरेंज सिद्धांत की कमियां, यानी शॉर्ट कमिंग्स ऑफ ड्यूड लॉरेंज थ्योरी। तो हम प्रीवियस दो क्लास में ड्यूड लॉरेंज थ्योरी पढ़ रहे थे और आज ड्यूड लॉरेंज पर ये पार्ट कितना है, थर्ड है। ठीक है, तो अगर पहले की दो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले की दो वीडियोस पहले देखनी है। ठीक है, तो अभी बात हम करते हैं कि जो ड्यूड लॉरेंज हमने पढ़ा था थ्योरी, इसकी क्या क्या शॉर्टकमिंग्स रह गई, क्या क्या कमियां रह गई, इस सिद्धांत की क्या क्या कमी रह गई। पहली जो कमी है ना, वो क्या है कि जो ड्यूड लॉरेंज है उसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक ऊष्माधारिता होती है, ठीक है, धातुओं में जो इलेक्ट्रॉनों के कारण जो ऊष्माधारिता मिलती है ना, वो ताप पर निर्भर नहीं करती है। ड्यूड लॉरेंज क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक ऊष्माधारिता ताप पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन जब हम इसका प्रायोगिक मान देखते हैं तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है। क्या? CV इज इक्वल टू रूट टी, CV इज इक्वल टू रूट टी प्लस AT की पावर 3, यानी प्रायोगिक रूप से जो ऊष्माधारिता होती है ना, वो निर्भर करती है। ठीक है, तो इसको कौन नहीं समझा पाया? ड्यूड लॉरेंज नहीं समझा पाया। ठीक है, तो फर्स्ट कमी क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, कौन से सिद्धांत के अनुसार? ड्यूड लॉरेंज के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक ऊष्माधारिता, इलेक्ट्रॉनिक ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी जो है वो ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, जबकि इसका प्रायोगिक मान, जबकि इसका जो प्रायोगिक मान होता है किसका? ऊष्माधारिता का। ठीक है, जबकि इसका जो प्रायोगिक मान होता है वो कितना होता है? CV इज इक्वल टू रूट टी प्लस AT की पावर 3, यानी कि ऊष्माधारिता किस पर निर्भर कर रही है हमारे पास? टेम्परेचर पर, ताप पर। इस इक्वेशन के अनुसार किस पर निर्भर करती है? टेम्परेचर पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। फर्स्ट बात तो ये हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड। यह जो सिद्धांत होता है ना, वो चालक, अर्धचालक और कुचालक की जो विद्युत चालकता है, क्योंकि हमने कंडक्टिविटी देखी थी, हमने विद्युत चालकता तो निकाली थी, उसको समझाने में क्या रहा? असफल रहा। मैंने आपको बताया था कल भी लास्ट में कि जो चालकता होती है इसके अनुसार 1/T की घात 3/2 होती है, जबकि प्रैक्टिकली हम चालकता देखते हैं वो 1/T होती है। चालकता समानुपाती होती है किसके? 1/T। ये तो होती है प्रैक्टिकली। जबकि ड्यूड लॉरेंज के अनुसार क्या आई थी? चालकता, कंडक्टिविटी जो होती है वो 3/2 के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब ये नहीं समझा पाया धातुओं के लिए। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन क्या है कि यह सिद्धांत, यह थ्योरी चालक, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, अर्धचालक और कुचालक, चालक, अर्धचालक और कुचालक की विद्युत चालकता, यानी कि क्या? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की व्याख्या करने में क्या रहा? पूर्णतः असफल रहा। पूर्णतः क्या रहा? असफल रहा, यानी कि उसको यह क्या नहीं कर पाया? समझा नहीं पाया।
ठीक है। तीसरी बात, ये जो सिद्धांत होता है ना, उसकी हेल्प से क्रिस्टल की संरचना की व्याख्या नहीं की जा सकती है। ठीक है, क्रिस्टल संरचना के बारे में नहीं बताता है ये सिद्धांत। तो थर्ड क्या है, यह थर्ड बात क्या है कि यह सिद्धांत, यह जो थ्योरी होती है ना, वो धातुओं में, यह सिद्धांत धातुओं में, ठीक है क्या, यह सिद्धांत धातुओं में क्रिस्टल संरचना की व्याख्या करने में, क्रिस्टल संरचना, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की व्याख्या करने में क्या रहा, असफल रहा। ठीक है। इसके बाद आती है हमारे पास फोर्थ नंबर, देखो क्या आता है, 3 कमी आ गई। फोर्थ क्या है कि ये जो सिद्धांत होता है ना, पदार्थों के लोहे चुंबकीय गुण और चुंबकीय प्रवृत्ति की भी व्याख्या नहीं कर पाता है। पदार्थों के लोहे चुंबकीय गुण के बारे में नहीं बता पाता कि है या नहीं है ना, उसके बारे में ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि यह सिद्धांत, दिस थ्योरी, यह सिद्धांत पदार्थों के लोहे चुंबकीय गुण, पदार्थों के लोहा चुंबकीय गुण, ठीक है, लोहे चुंबकीय गुण तथा चुंबकीय प्रवृत्ति की भी व्याख्या, तथा चुंबकीय प्रवृत्ति, काई बोलते हैं जिसे, है ना, चुंबकीय प्रवृत्ति की व्याख्या भी नहीं कर पाता है। ठीक है, नहीं कर पाता है, यानी इनके बारे में भी ये नहीं बता पाता है। ठीक है, इसके बाद एक कमी और है ये इसमें, क्या कि ये जो सिद्धांत होता है वो ऊष्मा चालकता, कि कोई पदार्थ ऊष्मा, जैसे चालक होते हैं ना, विद्युत के चालक होते हैं, ऐसे ऊष्मा के भी चालक होते हैं। उनमें से ऊष्मा कितनी प्रवाहित हो रही है। विद्युत चालकता धारा की बात करता है, ऊष्मा चालकता में ऊष्मा की बात करती है, फ्लो होने की, है ना। तो ये जो लॉ होता है हमारे पास, ड्यूड लॉरेंज, ये क्या बताता है कि ऊष्मा चालकता, दूसरा विद्युत चालकता और तीसरा ताप के मध्य संबंध स्थापित तो कर देता है, लेकिन निम्न ताप पर यह असफल रहता है। इन तीनों राशियों के बीच में हम इनके बीच में रिलेशन तो बना लेते हैं, लेकिन ये क्या होता है, असफल होता है। ठीक है, तो ये बात भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या 5वीं कमी क्या है इसकी, कि इस सिद्धांत में, ठीक है, क्या क्या चीज़, एक तो ऊष्मा चालकता, यानी कि क्या, के, इस सिद्धांत में ऊष्मा चालकता यानी कि के, विद्युत चालकता यानी कि क्या, सिग्मा, तथा ताप T, टेम्परेचर T में संबंध प्राप्त कर सकते हैं। इन तीनों के बीच में हम क्या बना सकते हैं, संबंध बना सकते हैं, लेकिन यह नियम, जो ड्यूड लॉरेंस थ्योरी होती है ना, ये न्यून ताप पर असफल हो जाता है। न्यून ताप पर क्या है, फेलियर है, असफल हो जाता है, काम नहीं करता है। तो इसकी थर्ड जो शॉर्टकमिंग है, ये जो लास्ट शॉर्टकमिंग है वो यही है। अब देखो, ड्यूड लॉरेंस सिद्धांत पर हमारे पास न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। देखो, एक न्यूमेरिकल पर हम डिस्कस करते हैं, पहले इजी सा देखते हैं क्या,
कि तांबे के एक नमूने में, यानी कि सैंपल है किसका, कॉपर का, तांबे के एक नमूने में, सैंपल में, ठीक है, 500 वोल्ट पर मीटर, ये विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर के विद्युत क्षेत्र में, यानी कि इतने, ये सैंपल को हम किस में रख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में। इलेक्ट्रॉन का जो अपवाह वेग है, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, यानी जो ये धातु है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, गति कर रहे होंगे, उसकी जो वेलोसिटी है वो 2.17 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, कितनी है, 2.17 मीटर पर सेकंड है। तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता तथा विश्रांति काल ज्ञात कीजिए, काल ज्ञात करो, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का न्यूमेरिकल है। तो देखो जब भी न्यूमेरिकल करो तो उसमें जो जो वैल्यू दी होती है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। एक तो ये वीडी अपवहन वेग दे रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है, कितनी है 2.17 मीटर पर सेकंड दे रखी है। एक हमारे पास विद्युत क्षेत्र यानी कि ई की वैल्यू दे रखी है, कितनी 500 वोल्ट पर मीटर दे रखी है। ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500 वोल्ट पर मीटर दे रखी है। सबसे पहले वो पूछ रहा है गतिशीलता बताओ। तो देखो आप जानते हो अपवहन वेग वी डी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू ई होता है। अपवहन वेग है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू म्यू ई। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, वी डी अपॉन ई होता है। वी डी क्या है, अपवहन वेग है, और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। यानी कि हम क्या करते हैं 2.17 में किसका भाग दे दो, 500 का, तो ये हमारे पास क्या निकली आती है, गतिशीलता निकली आती है। गतिशीलता हमारे पास 4.34 इंटू 10⁻³ निकल के आती है। अब देखो इसका मात्रक लिख दो, वीडी का मात्रक लिख दो, ई का मात्रक लिख दो, तो ये टोटल मात्रक बन जाता है मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। वीडी का मीटर पर सेकेंड और ई का वी अपॉन डी होता है ना, मीटर, ई का क्या होता है वी अपॉन डी, वोल्ट पर मीटर, तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक लिख दो मीटर पर सेकेंड और इसका मात्रक लिख दो वोल्ट पर मीटर, बस बन गया। ये ऊपर चला जाएगा मीटर स्क्वायर और वोल्ट इंटू सेकेंड, ऐसे मात्रक बन जाते हैं हमारे पास म्यू का। सेकेंड हमारे पास क्या पूछ रहा है, ये विश्रांति काल, ठीक है। विश्रांति काल का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो पता होना चाहिए, और विश्रांति काल का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, क्या कैसे निकालते हैं देखो समझना। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वी डी अपॉन ई होता है या नहीं होता, होता है। फिर हम इसमें अपवहन वेग का फॉर्मूला लगा देते हैं। अपवहन वेग होता है Q2 अपॉन एम इंटू ई। यहाँ नेगेटिव आया था लेकिन नेगेटिव से कोई लेना नहीं है, क्योंकि हमें मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है, तो वो चिन्ह ले चाहे मत लो। वी डी की वैल्यू रख दो Q2 अपॉन एम इंटू ई, और ई से डिवाइड, ई से क्या कैंसिल हो गया ई, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा Q2 अपॉन एम आ जाएगा, है ना। हमें क्या ज्ञात करना है, विश्रांति काल, तो टो की वैल्यू निकाल लो। टो की वैल्यू क्या आएगी, एम म्यू अपॉन क्यू, एम म्यू अपॉन क्यू। ये फॉर्मूले में हम क्यों बदल रहे हैं, ताकि हमें सारी वैल्यू मिल जाए। अब देखो एम की वैल्यू हमारे पास है या नहीं है, एम क्या है, द्रव्यमान। कौन सा कण है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास या द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। म्यू गतिशीलता, गतिशीलता कितनी निकल के आई है 4.34 इंटू 10⁻⁻3, और क्यू चार्ज होता है, आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ गई। तो विश्रांति काल कितना आता है 2.47 इंटू 10⁻⁻14, और समय होता है विश्रांति काल तो ये किस में आ गया हमारे पास, सेकंड में आ गया।
तो इस तरीके से हम ऐसे न्यूमेरिकल को, ये आए हुए क्वेश्चन है जो कि क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। देखो एक क्वेश्चन और देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होता है, बहुत बार यूनिवर्सिटी में आया हुआ भी है। ये ड्यूड लॉरेंस थ्योरी है हमारे पास, ठीक है। क्या है, ड्यूड लॉरेंस थ्योरी पर ही डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन और देखो बस लास्ट। तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मध्य, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन के मध्य, ठीक है, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन के मध्य टक्करों का औसत मुक्त पथ, टक्करों का औसत, इसे हम क्या बोलते हैं, माध्य भी बोलते हैं। किया था ना हमने प्रीवियस क्लास में। मुक्त पथ ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमने निकाला था मीन फ्री पाथ। जबकि विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है, क्या दे रखा है, विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और रो इज इक्वल टू क्या होता है, 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू क्या, मीटर, ठीक है। क्या दे रखा है, विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है। एक आपको दे रखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि अपवाह वेग दे रखा है, जिसकी वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब एकांक आयतन में, यानी कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दे रखी है, n इज इक्वल टू, ये दे रखी है 7 इंटू 10⁻28 मीटर क्यूब है, ठीक है, पर मीटर क्यूब है। तो आपको क्या निकालना है, माध्य मुक्त पथ या औसत मुक्त पथ निकालना है। तो देखो इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने, लैम्बडा इज इक्वल टू होता है v बार टो। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, v बार टो। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास ये वैल्यू दे रही है रो वी एन, तो मैं इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से बदल रहा हूँ कि आपको ये सारी वैल्यू काम में आ जाए और हम सोल्व कर लें। तो देखो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अकॉर्डिंग टू ड्यूड लॉरेंस थ्योरी, कि जो चालकता होती थी ना हमारे पास, जो सिग्मा होता था ना, वो क्या आता था, क्यू स्क्वायर एन टो अपॉन एम के इक्वल आता था। सिग्मा किसके इक्वल आता था, क्यू स्क्वायर एन टो अपॉन एम के। और सिग्मा जो होता है ना, यानी चालकता जो होती है ना, वो प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम होती है, यानी सिग्मा की जगह 1/ρ लिख सकते थे। उल्टा कर दिया, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता था, 1/ρ। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता था, 1/ρ। और ये बन रहा है हमारे पास क्यू स्क्वायर एन टो अपॉन एम। सिग्मा को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूँ, टो की वैल्यू, तो एम इधर गया, रो नीचे आ रहा है, एम इधर गया, रो इधर गया, और ये बन गया क्यू स्क्वायर एन बन गया। तो लैम्बडा इज इक्वल टू वी बार, ये औसत वेग है, जिसे हम कौन सा वेग बोलते हैं, अपवहन वेग, अपवाह वेग बोलते हैं ना। तो टो की वैल्यू ये लिख दूं एम अपॉन रो और क्यू स्क्वायर इंटू एन। तो लैम्बडा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सबसे पहले आप देखो औसत वेग क्या है, अपवाह वेग जो है वो 1.6 इंटू 10⁻6 है। तो लिख देता हूँ 1.6 इंटू एम क्यू स्क्वायर एन अपॉन रो। ओहो देखो इसमें टो की वैल्यू निकालनी है, हमें टो की वैल्यू निकालनी है, टो की वैल्यू ये थोड़ा सा यहाँ टो की वैल्यू निकालनी है, टो की वैल्यू निकालनी है। तो एम अपॉन क्या हो गया, रो, ये नीचे आएगा ना क्यू स्क्वायर एन, ठीक है, गलत हो जाता अभी। तो एम अपॉन रो क्यू स्क्वायर एन कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो वी बार की वैल्यू तो ये है 1.6 इंटू 10⁻6 इंटू एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 अपॉन रो की वैल्यू
कितनी देर की है 1.7 इंटू 10⁻⁻8। क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। और एन दे रखा है हमारे पास 7 इंटू 10⁻कितना 28। तो जब हम इसको पूरे को क्या करते हैं सोल्व करते हैं तो लैम्बडा की वैल्यू निकलती है, दूरी होती है लैम्बडा, वो आएगी 4.8 इंटू 10⁻⁻8 क्या मीटर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकली आती है, हमारे पास दूरी निकली आती है, माध्यम मुक्त पथ निकली आता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।